राम की नगरी इस वक्त भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में मगन है। अयोध्या को ठीक उसी तरीके से सजाया जा रहा है जैसा कि त्रेता युग में श्री राम के आने के समय शहर को सजाया गया होगा। इस बार राम का धाम 17 लाख दियों से रोशन होने वाला है। अयोध्या आने वाले रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घाटों पर दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार देखिए राम आगमन की भव्य झांकी भी शहर में देखने को मिलेगी। दीपोत्सव के चलते अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में अयोध्या आ रहे हैं और लिहाजा इस बार तैयारियां कहीं ज्यादा भव्य की जा रही हैं। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपके सामने राम की नगरी की 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि अयोध्या के लोग कैसे दीपों से राम की नगरी के श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे, सीएम योगी होंगे, तो अयोध्या यानी जो राम नगरी है उसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु और आम लोग बेताब जरूर हैं। ये अयोध्या है, ये जगमगाने को और मुस्कुराने को तैयार है और इठलाने को बेकरार है। मेरे ठीक पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दीपोत्सव का ये अयोध्या बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेजर शो जिसकी चर्चा देश विदेश में अयोध्या की होती रही है, उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। और मेरे पीछे अगर आप देखिए, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे जो भव्य आकृति उतर कर यहाँ राम की पैड़ी अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो बता रही है कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में कितना रोचक होने वाला है और कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। रामनगरी अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव के कार्यक्रम की ये तो एक छोटी सी झांकी है। इस बार यहां राम की पैड़ी पर 21 तारीख से 23 तारीख तक 3 दिन इस तरह के 12 लेजर शो होने जा रहे हैं। दूर दूर से आए सैलानियों के अलावा देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों को अपने घरों में टीवी सेट और इंटरनेट के माध्यम से इस शानदार आयोजन का गवाह बनने का मौका मिलेगा। हालांकि सबको इंतजार उस पल का है जब राम की पैड़ी समेत सरयू नदी के सभी घाटों पर और अयोध्या नगरी में जगह जगह लाखों दीप जलेंगे और एक बार फिर दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान यहां बनेगा। हम 23 तारीख को सुबह हमारे सभी वॉलंटियर आएंगे, 20-22 हजार। उस सुबह 10 बजे से वो दिए में तेल और बाती डालना शुरू करेंगे और सायंकाल जैसे ही प्रधानमंत्री जी दीप प्रज्वलित करेंगे वैसे ही हम लोग दीप जलाना शुरू करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री उसके साक्षी बने और हम लोग हमारे लिए गर्व का क्षण हो जब हमको जो है दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनने की घोषणा की है। आयोजकों की माने तो इस बार सरयू किनारे 37 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 22,000 वॉलंटियर्स दीपोत्सव के कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दियों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। इसकी तैयारी बड़े माकूल ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया है। जो दिया है हमारा वो 40 ml तेल उसमें लगेगा। इतना बड़ा दिया रहेगा कि उसमें 40 ml तेल आ जाए, उसी साइज के दिए की सप्लाई ली गई है। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार दीपों की संख्या बढ़ाई गई है, तो साथ ही इस खास मौके पर निकलने वाली झांकियों की संख्या भी इस बार अधिक दिखेगी। रामकथा पार्क में जब झांकियां पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इनकी अगुवाई करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय मौजूद हो सकते हैं। रामकथा पार्क तक पहुंचने के दौरान तमाम अयोध्यावासी झांकियों को अपने घरों की छतों से और सड़कों पर खड़े होकर निहारेंगे और इन पर पुष्प वर्षा करेंगे।
इस बार हम लोग 16 झांकियाँ कर रहे हैं, 5 डिजिटल झांकियाँ इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। इस कार्यक्रम का एक हिस्सा रामलीला का मंचन भी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोक कलाकारों के अलावा विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। रामलीला का आयोजन 5 जगहों पर किया जाएगा। दीपोत्सव में आने वालों के स्वागत के लिए अयोध्या में 30 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु, लौ कुश वगैरह रामायण के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। यानी दीपोत्सव के लिए एंट्री करते ही अयोध्या का पूरा माहौल राममय दिखेगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मिलेगी राम कथा की झलक। समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो साल दर साल देखिए सरगम, दीपों की जो संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और 17 लाख दिए अपने आप में एक जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया जाएगा। और अयोध्या की जो तैयारियां हैं, जो दीपोत्सव की भव्य तैयारी और उसके दृश्य है वो तो आपने देख लिए, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि शहर शहर दिवाली की रौनक कैसे है। जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। देश भर में इस वक्त बाजार जो है खरीदारों से भरे हुए हैं, गुलजार है। तमाम शहरों के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीरें हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में लोगों की भीड़ ने दुकानदारों की दिवाली को काफी ज्यादा खास बना दिया है। कोलकाता के बाजार रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार है। मुंबई, भोपाल और इंदौर के बाजारों में भी दिवाली की जो रौनक है वो साफ देखी जा सकती है। और ऐसा हो भी क्यों ना वैभव, क्योंकि 2 साल बाद लोगों को ऐसा मौका मिल रहा है कि कोरोना काल से निकलने के बाद लोग अपने त्योहारों को, और खास तौर पे अगर दिवाली की बात करें तो इतना बड़ा त्योहार है, उसे भव्य तरीके से मनाने के लिए लोगों को एक समय मिला है। तो जो दुकानों में भव्य तैयारियां हैं वो साफ दिख रही हैं इन तस्वीरों से। दीपों का त्योहार, हर बाजार है गुलजार। एक से बढ़कर एक आइटम की है भरमार। दुकानदार हो या ग्राहक, सबके चेहरे पर मुस्कान। दिवाली को लेकर देश के सभी बाजार रोशन हैं। खरीदारों की भीड़ है और दुकानदारों को फुर्सत नहीं। चाहे वो महाराष्ट्र के बाजार हो या कोलकाता के या फिर दिल्ली के, हर मार्केट का यही सीन है। महाराष्ट्र के अमरावती के इस बाजार की रौनक देखिए, एक से बढ़कर एक आकाशदीप। दिवाली पर यहां इसकी खूब डिमांड रहती है। बाजार में जगह जगह लटके ये आकाशदीप लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। दिवाली पर घर आंगन को चमकाने के लिए लोग आकाशदीप के साथ ही अलग अलग तरह की लाइटिंग की खूब खरीदारी कर रहे हैं। अब जरा कोलकाता के इजरा स्ट्रीट मार्केट की रंगत देखिए। पूरा बाजार रोशनी से सराबोर है। ये चाइनीज लाइट्स का ही बाजार है, जहां तरह तरह के लाइट्स उपलब्ध हैं। बिजली से जलने वाली तरह तरह की लड़ियां तो हैं ही, इस बार बैटरी से जलने वाले आइटम भी खूब आ गए हैं। मसलन ये लैंप, ये कप। इस बार कुछ अनोखी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार इस तमाम ये जो बाजार है, इसमें सबसे जो अनोखी चीज है वो है ये जो चाय का प्याला है एक, इसमें कुछ इस तरीके से लाइटें जलती है। जब आप इसमें इस प्याले में पानी भरते हैं तभी इसमें लाइट जलता है। और ये सबसे अनोखी चीज है इस साल। खाने का फुर्सत नहीं है हमको, बाहर जाने का फुर्सत नहीं है। बताइए, पिछले 2 साल
2 साल कोविड के चलते चाइनीज लाइटों का बाजार कोलकाता में कुछ ठप पड़ा था। इस साल क्या फिर से नए सिरे से शुरू? बहुत चल रहा ये साल। बैटरी से जलने वाले कैंडल और दिए भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो है हम लोग दिया तेल से या घी से जलाएंगे वो है, मगर ये तो फैशन में इन है तो सबके सब ताल मिलाने के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जैसे दिया और ऐसे डिजिटल दिया भी चाहिए, तो दोनों तरफ से हम लोग सजाने की सोच रहे हैं। मेरे पास अभी मोमबत्ती अवेलेबल भी नहीं है, दिया अवेलेबल भी नहीं है। अब मोमबत्ती मत समझ लीजिए अप्रोक्स अब खत्म ही होने वाला है, और कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कुछ चांसेस। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में दिवाली के लिए सिर्फ चाइनीज आइटम्स ही मिल रहे हैं, पारंपरिक सामानों के बाजार भी यहाँ हैं। चाइनीज लाइटों के बाजार को टक्कर देने के लिए ट्रेडिशनल दिया या फिर मोमबत्ती का बाजार भी है कोलकाता में। भवानीपुर में आइएगा तो आपको मिलेगा इस तरीके से दिया का बाजार, और जिसमें इस साल ये जो डिजाइनर दिया है लोग कह रहे हैं ये ज्यादा चर्चा पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दिया और कैंडल्स जो है इस दुकान में है, और सिर्फ कोलकाता के इजरा स्ट्रीट नहीं बल्कि कोलकाता कई सारे ऐसे बाजार है जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मोमबत्ती से लेकर आकर्षक मंदिर तक इस बाजार में मिल रहे हैं। इन पारंपरिक सामानों के कद्रदान भी बड़ी संख्या में है जो इन्हें खूब खरीद रहे हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों की कुछ अलग ही बात होती है, एंड प्लस दिवाली हमारा इंडियन फेस्टिवल है, तो मुझे लगता है वी शुड बाय लोकल, एंड लोकल आर्टिजन्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में तो दिवाली को लेकर जैसे हर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हर दिन यहाँ करीब 1 लाख लोग पहुँच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे लोगों को पता पूरे एनसीआर के अंदर भी कि सरोजनी नगर मार्केट में सस्ती चीज मिलती है। यहाँ पे 100 रुपए की जीन्स से लेके ब्रांडेड 5000 तक भी मिल जाएगी, तो इसलिए ये दिवाली अच्छी जा रही है। कोरोना ने 2 साल तक भले ही दिवाली की रौनक फीकी कर दी, लेकिन इस साल इस त्योहार को लेकर हर चेहरा खिला खिला है। अमरावती से धनंजय सांबले, कोलकाता से ऋतिक मंडल और दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। खुशी और रोशनी के त्योहार दिवाली में उत्सव के उमंग और जगमगाती रोशनी और सजे बाजार की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। तो चलिए अब आपकी सेहत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है। आपके पास ढेर सारे गिफ्ट भी आ रहे होंगे, जिसमें खाने पीने के सामान होंगे, मिठाइयां होंगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे और भी खाने की चीजें होंगी, जिनको देखकर आपका जो मन है वो ललचा रहा होगा, सब कुछ खाने का मन कर रहा होगा। और आज से लेकर दिवाली वाले दिन तक ये जो सिलसिला है ये लगातार चलने ही वाला है। लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं आप कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल, क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भोजन है उसे आप संतुलित रखें। एक ही बार में स्वाद के चक्कर में ढेर सारा खाना खाने से बचें। कोशिश करें कि घर में बना खाना ही खाएं, खाद्य पदार्थ ही खाएं, क्योंकि त्योहार के सीजन में मिलावटी मिठाइयों का जो बाजार है वो भी तेज होता है। ऐसे में ये मिलावटी मिठाइयां सेहत को बिगाड़ सकती हैं। कम फैट और कम चीनी वाले सामान ही खाएं। बहुत ज्यादा मात्रा वाली मीठा या नमकीन चीजें खाने से आपको बचना चाहिए। दिवाली के समय अगर घर में मिठाई बना रहे हैं तो कम फैट वाले दूध का इस्तेमाल करें। हेवी क्रीम खाने से बचें। कोशिश करें कि त्योहारों की जो मिठास है उसके लिए आप फल और सूखे मेवे खाएं। डिब्बा बंद यानी पैक्ड फूड खाने से बचें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और स्ट्रीम्ड और ग्रिल्ड चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन तले भुने चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। और जब तक इतना कुछ खाएं तो पानी का भरपूर इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए। मीठे और कैलोरी वाले ड्रिंक से आपको बचना चाहिए। देखिए, दिवाली तो आ रही है, साथ ही साथ अपने ठंड भी ला रही है। इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लाल निशान की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी जहरीली हवा का प्रकोप जो है शुरू हो गया है। प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार और प्रशासन सतर्क मोड में है। अभी से कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रहे और आम लोगों की सेहत सुरक्षित।
सर्दी की दस्तक के साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। हवा की मॉनिटरिंग कर रही एजेंसियों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई है, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में तो हवा की गुणवत्ता अभी से बेहद खराब दर्ज की जाने लगी है। माना जा रहा है कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े जाने पर हवा में और जहर घुल सकता है। ऐसे में सरकार और एजेंसियों ने कमर कस ली है। एक तरफ हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ वे जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि हवा और जहरीली न हो पाए। इसके तहत आज से दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स की लोकेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की जा रही है। इससे शहर के अंदर ये पता लगाया जाएगा कि कहां पर किस तरह प्रदूषण हो रहा है और फिर उसके स्रोत पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही कई जगहों पर AQI के पूर्वानुमान की भी व्यवस्था की जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली में 22 अक्टूबर को AQI 300 के स्तर को पार कर सकता है। ऐसे में ग्रेडेड एक्शन प्लान GRAP के दूसरे चरण को लागू करने का भी निर्णय किया जाएगा। GRAP के दूसरे चरण में सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल जरूरी होगा। सड़कों पर रोजाना मशीन से सफाई होगी ताकि धूल न उड़े। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट में कोयले के चूल्हे, तंदूर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल रोका जाएगा। बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर रोक लगी हुई है। साथ ही दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है। पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिवाली के मौके पर प्रदूषण न बढ़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिए जलाओ पटाखे नहीं मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार की ओर से कल यानी 21 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत कनॉट प्लेस में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली वाले हम सब मिलकर के इसका प्रयास करें कि त्योहार खुशियों का है तो उससे खुशियां निकलें। तो अगर हम पटाखे नहीं जलाते हैं तो निश्चित रूप से अगले दिन जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वो कम होगा। फिर भी हम सरकार की तरफ से जो है हम सभी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि उसको नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग खास तौर से, क्योंकि उसका एक अहम रोल होता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी एनसीआर में भी है। नोएडा में AQI 230 तक पहुंचने के बाद कल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही बिल्डर साइट्स पर स्मोक गन लगवाए गए हैं ताकि जहरीली हवा को फैलने से रोका जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहने के कारण सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। एनसीआर में हवा के हालात पर चिंता सभी को है, लिहाजा दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में प्रशासन सतर्क है। वहीं आम लोगों के लिए भी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि माहौल खराब न हो और सेहत पर बुरा असर न पड़े। दिल्ली से पंकज जैन और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहले हमारे एक्सप्रेसवे को इस लायक बनाया गया जिस पर लड़ाकू विमान उतर सके और अब तैयारी है हाईवेज के साथ हेलीपैड बनाने की ताकि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से घायलों को इलाज जो है वो मुहैया कराया जा सके। सरकार एक ऐसी योजना की शुरुआत ऋषिकेश के एम्स के साथ मिलकर करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हाईवेज पर हेलीपैड बनाने की तैयारी, इमरजेंसी में मिलेगा तत्काल इलाज। उड्डयन मंत्रालय की बड़ी पहल। देश में अब जो भी नए हाईवेज बनेंगे उनके साथ हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इसका ऐलान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है और नाम दिया गया है हिम्स। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को साकार किया जाएगा। हेम्स, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो मनुष्य के पास 1 घंटे का समय होता है जान बचाने के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हाईवेज पे हम लोग हेलीपैड्स बनाएं ताकि इवैक्यूएशन, अगर भगवान न करे पर घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन इमीडिएट हो पाए। इस योजना के लागू होने से
न सिर्फ आपातकालीन स्थिति में लोगों को इलाज मिल सकेगा, बल्कि उन्हें तत्काल अस्पताल भी पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना की शुरुआत एम्स ऋषिकेश के साथ होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक हेलीकॉप्टर की हर वक्त तैनाती की जाएगी और आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए ये तुरंत उड़ान भरेगा। ये चॉपर 150 किलोमीटर के रेडियस को कवर करेगा। उसकी शुरुआत हम लोग एम्स ऋषिकेश के साथ कर रहे हैं। The beginning will be in AIIMS Rishikesh, where in a 150 square kilometer radius, one helicopter will be positioned. Anywhere along the highway in that 150 square kilometer radius, we'll be able to evacuate within 15 to 20 minutes. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले 8 सालों में एविएशन सेक्टर की उपलब्धियां बताई और कहा कि जब से पीएम मोदी ने एविएशन सेक्टर में उड़ान योजना को हरी झंडी दिखाई है, तब से काफी फर्क पड़ा है। देश में जहां 68 सालों में 74 एयरपोर्ट्स बन पाए थे, वहीं पिछले 8 सालों में उनकी संख्या बढ़कर 141 हो गई है। So we have almost doubled the number of airports, waterdromes and heliports in a period of 8 years. और 141 से ये आंकड़ा हम लोग 200 से भी पार करेंगे अगले 4-5 सालों के अंदर, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। यही नहीं, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के एविएशन सेक्टर में एक और क्रांति देखने को मिलने वाली है। उसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आकाश योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के समानांतर गगन नाम से एक तकनीक का आविष्कार किया गया है, जिसमें सैटेलाइट के जरिए किसी भी प्लेन, हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकेगी। इसे नाम दिया गया है गगन। इससे एक तरफ एटीसी से भार तो कम होगा ही, एविएशन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। आपात स्थिति में सुदूर इलाकों में भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग आसान हो सकेगी। भारत में एक नई आविष्कार की शुरुआत हमने की है सैटेलाइट से प्लेन्स को लैंड करवाने के लिए, जिसका नाम हमने दिया है गगन, और उसे प्रोजेक्ट को हमने कहा है प्रोजेक्ट आकाश। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेलीकॉप्टर का प्रयोग बढ़ाने के लिए 3 नए कॉरिडोर का ऐलान भी किया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल से पहले भारत का रिकॉर्ड हर दिन लगभग 4 लाख विमान यात्रियों का था, लेकिन इस साल अप्रैल और कुछ दिन पहले ये 2 बार टूटा, जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने हवाई जहाज में सफर को लेकर उड़ान योजना के तहत जो सपना देखा था, वो धीरे धीरे ही सही साकार होता दिख रहा है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उस अनूठे जेट सूट की कर लेते हैं जिसकी चर्चा जो है जोर शोर से चल रही है। इस जेट सूट की तुलना जो है आयरन सूट से की जा रही है। समझ लीजिए कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए हों और अचानक मौसम बदल जाए या फिर आप किसी मुसीबत में घिर जाएं, तो इस जेट सूट की मदद से आप तक मदद पहुंचाई जा सकती है और ये आपका एक तरीके से कहेंगे तो ये आपका सुरक्षा कवच है, आप तक राहत पहुंचेगी। इस ब्रिटिश पैरामेडिकल जेट सूट को तेज हवा और बहुत मुश्किल हालात में आजमाया गया है। इंग्लैंड के उत्तरी लेक डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बीच इसे परखा गया बाकायदा, और इस मुश्किल परीक्षण में यह सूट 100% सफल साबित हुआ। इस जेट सूट को सबसे पहले एक ब्रिटिश फर्म ने 2017 में बनाया था, जिसे पहनकर 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा जा सकता है। इसमें खास तरह का फ्लाइट सिस्टम है, एक बार में 8 मिनट तक ये उड़ सकता है। देखिए, मेहनत, लगन और हौसला हो तो कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी पीसीएस में टॉप कर प्रतापगढ़ जिले के अतुल कुमार सिंह तो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल कर दीपाली सिंगला ने साबित कर दिया कि अगर शख्स कोशिश करे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। बधाई की मिठाई के साथ ये सफलता की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यूपी पीसीएस टॉपर तो दूसरी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में 4था स्थान हासिल करने वाले की है। प्रतापगढ़ जिले के गोसाईपुर राजगढ़ के रहने वाले अतुल कुमार सिंह ने यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा में टॉप किया है। कर्नाटक में रहकर वन सहायक अधिकारी की ट्रेनिंग करते हुए उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी करते हुए ये बड़ी सफलता हासिल की है। प्रयागराज से इंटर करने वाले अतुल आईआईटी खड़गपुर के भी टॉपर रहे हैं।
अमेरिका में रिसर्च करने के बाद कुछ समय इन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम भी किया और इसके बाद यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी की। 2 अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिल पाई और इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा पार कर जाने के बाद अतुल ने यूपीपीएससी को अपना लक्ष्य बना लिया। पहले बीडीओ के पद पर चयन हुआ और फिर वन सहायक अधिकारी के पद पर और अब इसी परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब किया है 4-5 साल और वो प्रोफाइल थोड़ी सी मोनोटोनस हो गई, तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग यूपीएससी के लिए। तो वहाँ से आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेरा 2017 में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। फिर देयर वाज अ कॉल आइदर टू गो बैक टू प्राइवेट सेक्टर या फिर वापस से स्टेट पीसीएस देना। तो थोड़ा सा लेट स्टार्टर था, तो मेरे मतलब अटेम्प्ट्स बचे रह गए थे, लेकिन मतलब आई गॉट ओवर एज। तो फिर स्टेट पीसीएस स्टार्ट किया। वहाँ पे 2019 में बीडीओ में मेरा चयन हुआ था और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में भी मेरा चयन हुआ था, उसी 2019 में ही पहली रैंक थी। अतुल की तरह ही पंजाब की बरनाला की दीपाली सिंगला ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 4th रैंक लाकर ये सफलता मिली है। अपने पिता की इच्छा के मुताबिक दीपाली एलएलबी करने के साथ ही जज की परीक्षा की तैयारी में जुट गई हैं। जो भी अंडर प्रिविलेज लोग ने हमेशा जो भी उन्होंने जस्टिस नहीं मिल रहा होगा, तो मैं हमेशा अपनी पहल करूंगी कि हमेशा उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करूंगी। दीपाली ने अपनी इस शानदार सफलता से अपने परिवार के साथ ही अपने शहर का नाम भी रोशन कर दिया है। बहुत खुशी हुई है, बनाने पे बहुत प्राउड फील करते हैं। ऐसे ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਓ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ बहुत खुशी हुई है, बहुत मान महसूस हो रही है। छोटी उम्र से मैं बच्ची भी जज बन गई। अपनी बेटी की इस कामयाबी पर पिता को सबसे ज्यादा नाज है। आखिर उन्होंने ही दीपाली को ये राह दिखाई थी। सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव और बरनाला से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्टूबर में बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक सुंदरता तो बढ़ी ही है, सैलानियों के चेहरे भी खिलाए हैं। चमोली और गुलमर्ग की तस्वीरें खुशियां देने वाली। इन इलाकों पर कुदरत की मेहरबानी जो है स्नोफॉल के रूप में बरस रही है। देखिए। जैसे जैसे पहाड़ों की चमक तेज हो रही है, सैलानियों की खुशियां भी बढ़ती जा रही हैं। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, चमोली, गुलमर्ग सभी जगहों पर मौसम मेहरबान हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक में बर्फबारी ने मौसम की रंगत बदल दी है। अक्टूबर में स्नोफॉल से भले ही इलाके में ठंडक बढ़ गई हो, श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक, प्रकृति उन्हें वक्त से पहले ही बर्फबारी का उपहार दे रही है। ये तस्वीरें सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की हैं, जहां अभी से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो चुके हैं और 10 अक्टूबर के बाद से यहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सुबह धूप खिलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की तस्वीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई बहुत मनोरम दिखाई दे रही है। लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और स्नोफॉल यहाँ के मौसम को सुहाना भी बना रहा है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है, पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ पहाड़ सफेद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इन सुंदर नजारों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।